चलो अब चलते हैं IFOS के स्कैनर पे। हमने लास्ट कौन सा कवर किया था? कैपिटल गेन्स। ठीक है, उसमें क्या डाउट्स है? नहीं, ठीक है। चलो तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो लेटेस्ट क्वेश्चन है नवंबर 23, 4 मार्क्स। देखो हमें निकालना है टैक्सेबल अमाउंट अंडर द प्रॉपर हेड्स। ठीक है, कोई इशू नहीं है। रेजिडेंट है, एज 56 है। ये पता है क्यों बोला होगा? क्योंकि अदर सोर्सेज में आपका मोस्टली इंटरेस्ट इनकम आएगी, और अगर इंटरेस्ट इनकम है और एज 60 होती तो डिडक्शन 80 TTB मिल जाती इसको, वरना TTA मिलेगा। डिफरेंस याद है? TTA 10,000, TTB 50,000। TTA सिर्फ सेविंग्स और वो सब में उठाता है। हाँ ठीक है, और फिर एज का फर्क हो जाता है आपके स्लैब्स के ऊपर। यही अगर आपका 115 BAC है तो ना TTA मिलेगा ना TTB मिलेगा, और स्लैब लगेगा अप टू 3 लाख वाला सबके लिए सेम। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और मैंने आपको बताया था क्वेश्चन अगर ना बताए कौन सा यूज करना है स्लैब्स, कौन से करेंगे? 115 BAC, और लिख देना नोट में वी हैव अज्यूम्ड द डिफॉल्ट स्कीम। हाँ ठीक है, चलो आज डिविडेंड मिला है 50,000 का अप्रैल 23 में। 1 मिनट, डिविडेंड को याद करते हैं। डिविडेंड हम कब टैक्सेबल करते हैं? जब डिक्लेयर होता है या जब रिसीव होता है? जब डिक्लेयर होता है, जब डिक्लेयर होता है। देखो डिविडेंड डिक्लेयर कब हो गया था? AGM में अक्टूबर 22 में। 1 मिनट, अक्टूबर 22 में डिक्लेयर हो गया था, मिला आपको अप्रैल 23 में है। अक्टूबर 22 कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा? कौन सा प्रीवियस ईयर होगा? 22-23। मिला कब है? 23-24। मैंने आपको बताया डिक्लेयर होते टैक्सेबल हो गया होगा, यानी प्रीवियस ईयर 22-23 की इनकम बन चुका है। ये हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24। हमारे लिए कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका, नील आ जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर टैक्स हो चुका है। ये बात ध्यान रखना। चाहते हो तो लिख लो, डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द ईयर इट इज डिक्लेयर्ड। डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द ईयर इट इज डिक्लेयर्ड, इसलिए दोबारा इनकम में नहीं जोड़ेंगे इसको। स्लो कर दे। लिख लिया लक्ष्य? स्कैनर नहीं है? अच्छा चलो अगला, एडवांस मनी फॉरफिटेड। याद करो सेक्शन नंबर 51 कैप गेन्स का। 1/4/2014 से पहले फॉरफिट किया हो तो बेचते हुए कॉस्ट से माइनस करते हैं, वरना जब फॉरफिट किया उससे अलग सोर्स की इनकम। कब किया है? 1/5/23 को कितना? 1 लाख। क्या बन जाएगा अदर सोर्सेज की इनकम? सीधा 1 लाख, खत्म। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश गिफ्ट। 1 मिनट, गिफ्ट को याद कराओ मुझे। गिफ्ट के 3 स्लैब्स होते हैं, मनी, मूवेबल, इमूवेबल। मनी 50,000 से ऊपर टैक्सेबल, मूवेबल 50 से ऊपर टैक्सेबल, और इमूवेबल में 50 से ऊपर टैक्सेबल। फर्क क्या था? मनी जितने से भी मुझे मिलेगा सबका क्लब करके देखूंगा, मूवेबल प्रॉपर्टी जितनी मुझे मिलेंगी सबको क्लब करके देखूंगा, पर इमूवेबल क्लब नहीं होता, हर इमूवेबल का अलग अलग देखा जाता है। एंड मनी की लिमिट मूवेबल में नहीं आती, मूवेबल की इमूवेबल नहीं जाती, नहीं होता आपस में। फिर याद करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी 1 लाख की थी, मुझे मिल गई 80,000 की। कितना सस्ता मिला मुझे? 20,000। ये मेरा गिफ्ट बन सकता था पर नहीं बनेगा। क्यों? ये डिफरेंस 50,000 से कम है। याद आ रहा है? यही अगर मुझे 2 लाख का गोल्ड 1 लाख का मिल गया तो कितना फायदा हुआ मुझे? 1 लाख। ये बन गया मेरा गिफ्ट 1 लाख। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम क्या देखते थे? यार सीधा डिफरेंस नहीं करते थे, हम एक लिमिट निकालते थे। लिमिट क्या थी? 50,000 या फिर कंसिडरेशन का 10%, विच एवर इज हायर। इतना लिमिट होता है हमारे पास। यानी कि अगर मैं कहूं मुझे 20 लाख की प्रॉपर्टी 12 लाख की मिल गई, हम देखते थे डिफरेंस कितना है? 8 लाख। अब हमें देखना था ये 8 लाख मेरा गिफ्ट बनेगा या नहीं बनेगा। इसके लिए हम डिफरेंस निकालते थे। डिफरेंस या तो होगा 50,000 फिक्स, या मैंने कितना पे किया है? 12 लाख, उसका 10% 1.2 लाख, विच एवर इज हायर 1.2 लाख। मेरा डिफरेंस 1.2 लाख से ज्यादा है, हां, तो पूरा 8 लाख मेरा गिफ्ट बन जाता है। याद आ रहा पॉइंट आपको ये? ठीक है, चलो हाँ आ जाते हैं इसके बाद। कैश मिला है फ्रॉम अ नॉन रिलेटिव। रिलेटिव होता तो एग्जेम्प्टी हो जाता। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, देखो यहां रुक जाता ना क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये मैरिज ऑफ सन है, बेटे की शादी में बेटे को दो तो एग्जेम्पशन है। बेटे की शादी में पापा या मम्मी को मिलेगा तो टैक्सेबल है। यानी यहां पे लिमिट है 50,000 रुपए की। कितना मिला है? 51,000, फुली टैक्सेबल।
और अगर यही बेटे को मिलता तो फुली एग्जेम्प्ट, या फिर बेटे की शादी में पापा को रिलेटिव देता तो भी एग्जेम्प्ट। चीजें याद आ रही हैं आपको ये? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं क्लास में कराया था आपको, उसकी बेटी को गिफ्ट मिला था, हमने उसकी मम्मी को गिफ्ट दिलवाया था, टैक्सेबल किया था हमने। चलो ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 99,000 पेंशन मिली है फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ डिजीज्ड वाइफ। वाइफ के मरने के बाद हस्बैंड को जो पेंशन मिलती है क्या बोलते हैं इसको? फैमिली पेंशन। एग्जम्पशन याद है? 15,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर। 99 का 1/3 कितना होता है? 33,000। वो छोटा कि 15,000? 15,000। 99 मिला, 15 हटा दो, कितना रह गया? वो जाएगा टैक्सेबल। किन लोगों को मिली हुई फैमिली पेंशन पूरी एग्जेम्प्ट होती है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस या कोई अवार्ड विनर, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स। ठीक है, 115 बीएससी में जाओगे तो ये एग्जम्पशन 15,000 की नहीं मिलती आपको। ठीक है, मैच कर लेते हैं आंसर। ये तो सारे वन लाइंस के हैं। डिविडेंड हो चुका है लास्ट ईयर टैक्सेबल। एडवांस एनी फॉरफिटेड पूरा टैक्सेबल होगा। गिफ्ट क्योंकि 50 क्रॉस कर रहा है टैक्सेबल हो जाएगा। फैमिली पेंशन का आ गया 84,000। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आपको? आगे चलते हैं। बताना कब आया था क्वेश्चन ये? Jan 21 6 मार्क्स, यानी 2, यानी 2 into 3 हो गया ना, 2 2 2। ठीक है, अच्छा आप एक काम कर सकते हो, जो हमने क्वेश्चन ऊपर देखा था ना अभी, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तो फुल टैक्सेबल हुआ ही नहीं, ईयर अलग था, अगला टैक्सेबल हो गया। एडवांस मनी फॉरफिटेड में आप सेक्शन लिख सकते हो 56। देखो 56 1 2 भूल भी जाओ, 56 याद रखना। अदर सोर्स की जब भी इनकम टैक्सेबल होगी 56 में टैक्सेबल होगी। अच्छा, गिफ्ट का एग्जेम्पशन होता है 56(2) के 10 में, ये तो टैक्सेबल हो गया, तो नहीं लगा सेक्शन। फैमिली पेंशन का एग्जेम्पशन जो 1/3 वाला होता है ये होता है सेक्शन 57 के अंदर। देखो अदर सोर्स की कोई भी इनकम टैक्सेबल करोगे 56 में होगी, कोई भी एग्जेम्पशन 57 में होगी। ये बातें पक्का लिख देना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे यहां पे। समझ आ गई बात? अदर सोर्स की कोई भी इनकम आपको मिलेगी सेक्शन 56 होगा उसका, या 1 होगा या 2 होगा, 56 कर देना आप लोग। और कोई भी एग्जेम्पशन जैसे 1/3 ऑफ द पेंशन है ये 57 बताता है आपको। ठीक है, तो लिख देना हमने 1/3 क्यों एग्जेम्प्ट किया, एज पर सेक्शन नंबर 57। इतना करके आना, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। सबको समझ आ गया क्या बोल रहा हूं? चलो आगे। जनवरी 21 6 मार्क्स। आओ देखते हैं। मिस्टर राजपाल ने एक लैंड किराए पे लिया है मिस शिल्पा से। रेंट कितना है? 10,000। शिल्पा ओनर होगी लैंड की, उसने लैंड किराए पे दिया राजपाल को। एक मिनट, लैंड का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा? लैंड का रेंट एचपी में जाएगा? एचपी में जाएगा? नहीं जाएगा, वहां पे वॉल्स होनी चाहिए। रेंटिंग ऑफ अ वेकेंट लैंड, अदर सोर्सेज और पीजीबीपी एज द केस में भी, याद करो। तो शिल्पा की इनकम क्या हो गई? अदर सोर्सेज की। राजपाल को किराए पे मिला, राजपाल ने क्या किया? सबलेट कर दिया वो लैंड मनीष को। सबलेटिंग इज ऑलवेज अदर सोर्सेस, चाहे घर हो तब भी अदर सोर्सेस, क्योंकि ओनर नहीं होता है वो। अच्छा, कितना रेंट मांग लिया इसने? 11,500। एक मिनट, राजपाल अब क्या कर रहा है? आगे से 11,500 ले रहा है, अपने पास रख रहा है, 10,000 आगे पहुंचा रहा है, ये कर रहा है राजपाल। ठीक है, मनीष जिसको राजपाल ने लैंड दिया वो वहां पे अपने गाय चराने आता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है, तो एग्रीकल्चर इनकम हो गई उसकी। और एग्रीकल्चर इनकम से मिलने वाला रेंट एग्जेम्प्ट हो जाता है, एग्रीकल्चर इनकम होता है, तो ये सबलेटिंग भाई के हाथ में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। खत्म। एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन याद है? 10 सबसेक्शन 1 सबसे पहली एग्जेम्पशन मिली एग्रीकल्चर को। 10(1) एग्रीकल्चर, 10(2) HUF, 10(2) है फर्म, याद करो। बड़े खोए खोए से लग रहे हो यार। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन सेक्शन नंबर 9 से देखो। प्रथम एक नॉन रेजिडेंट है, उसको 1,14,000 मिले हैं फ्रॉम राकेश ROR। ROR ने किसको दिए? नॉन रेजिडेंट को। क्यों दिए? क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, काइंड ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क की तरह जा रहा है ये। याद करो, पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट रॉयल्टी वगैरह मैंने आपको बताया था, ये ऐसे बिजनेस में यूज होने चाहिए जो बिजनेस इंडिया में हो रहा है। अगर हां तो सेक्शन 9 बोलता है डीम टू अक्रूराइज इंडिया में हो गया, टैक्सेबल टू ऑल। अगर ये बिजनेस इंडिया के बाहर हो रहा है तो डीम टू अक्रूराइज आउटसाइड इंडिया हो गया,
और ऐसे केस में सिर्फ कौन टैक्स पे करता है? ROR। यहां पे इनकम किसकी है? ROR की कि NR की? NR की। तो अगर बिजनेस इंडिया में हुआ तो यहां टैक्स पे करेगा, वरना टैक्स पे नहीं करेगा। यहां पे समझ आ रहा है पॉइंट? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वॉज डेवलप्ड इन सिंगापुर एंड राकेश ने कहा यूज किया इसको? दुबई में। कौन सी इनकम हो गई? फॉरेन इनकम। क्या आप NR यहां टैक्स पे करेगा? नहीं करेगा। खत्म। सेक्शन 9 का रेफरेंस हो गया यहां पे। आप समझ आ गया अच्छे से? ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर इस क्वेश्चन में ना सिर्फ इतना होता, सिर्फ इतना, एक नॉन रेजिडेंट को ROR ने, और ये सम है ना जो, इसे कर दो गिफ्ट, गिफ्ट होता, अब क्या करते? नॉन रेजिडेंट को इंडिया के इंसान ने गिफ्ट दिया है 1,14,000 का, बताओ उसकी इनकम यहां टैक्सेबल होती नहीं होती? ध्यान सुनो, इंडिया के ROR ने बाहर बैठे एक NR को गिफ्ट दिया है 1,14,000 का। अब उस NR की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? क्या लगता है कुशल? नहीं होगी। रुचि, कोई कह रहा है पैसे होगी, या कोई सब क्या कह रहा नहीं होगी? सत्यजीत, नहीं होगी। एक काम करते हैं, मेरे नोट्स पे चलते हैं एक बार। आप भी निकालो जरा चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस, निकालो एक बार, सारे निकालो रेजिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 9 पे आना, जो बताता है डीम्ड टू अक्रूर इन इंडिया, उसका पॉइंट नंबर 7। जिसको नहीं मिला वो सामने पढ़ लो एक बार। तो क्या बोला है? इनकम ऑफ द नेचर, सेक्शन 24, अराइजिंग आउट ऑफ, देखो देखो यहां सामने देख लो एक बार, एनी सम ऑफ मनी paid or any property in India transferred by a resident to a person outside India shall be deemed to accruise in India। इसका लिख लो मतलब क्या है? any gift, लिख लो any gift, any gift by a R, by a R यानी रेजिडेंट दे रहा है to a NR, to a NR outside India is taxable in the hands of NR in the hands of NR as it is deemed to accrue or arise in India, as it is deemed to accrue or arise in India, as it is deemed to accrue or arise in India। समझ आ गया? ठीक। मुझे 2 पेज देना फाड़ के प्लीज, 2 पेजेस। ये पॉइंट क्या बोलता है? रेजिडेंट ने बाहर के NR को गिफ्ट दिया, अब वो गिफ्ट इंडिया में टैक्सेबल होगा। ये पॉइंट है कि पैसा इंडिया के बाहर ना जाए। ऐसे एक फोल्ड करना इसको प्लीज, एक फोल्ड करना, एक फोल्ड करना, एक बस, थैंक्स। पॉइंट समझ आया? पर हां, अगर इंडिया से गिफ्ट देने वाला रिलेटिव है आपस में तो एग्जम्पशन मिल जाएगा इसका। शादी पे दे रहा है एग्जेम्प्ट हो जाएगा, या फिर 50,000 तक है तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। गिफ्ट में लिमिट होती है ना 50,000 की। उस प्रोविजंस के बाद अगर पैसा बाहर गया तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। हमारे क्वेश्चन में कितना पैसा भेजा था? 1,14,000। 50 को क्रॉस किया, कहीं ने बताया रिलेटिव है आपस में, तो अगर खाली इतना होता कि गिफ्ट दिया हुआ है तो अब प्रथम की इनकम इंडिया में क्या हो जाती? टैक्स है। ये बात ध्यान रखना, MCQ बन सकता है। गिफ्ट फ्रॉम R टू अ NR। देखो उल्टा केस को मतलब नहीं बनता, क्योंकि इंडिया में मिलेगा तो वैसे ही टैक्सेबल हो जाएगा। हम तो बाहर वाले को पकड़ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए पॉइंट डाला है ये। इस पे MCQ बन सकता है आपका। पॉइंट समझ आ गया? R टू अ NR। अब बताओगे R टू R होता, रेजिडेंट टू अ रेजिडेंट होता तो क्या होता? तो ROR तो वैसे ही टैक्स पे करता है यहाँ पे, तो पॉइंट ही नहीं बनता कोई वहां पे। क्लियर है पॉइंट ये? ठीक है, चलो अगला। मिस्टर नेतराम ग्रोस पैडी, जिससे चावल बनता है, उसने कुछ ऑपरेशन वगैरह करे वहां पे ताकि वो उसको बेच पाए मार्केट में।
याद करो, एनी ऑपरेशंस which are done to make it marketable in the primary market are called agriculture operations. ठीक है जी। और वो कह रहा है सारे के सारे इनकम ना मेरी एग्रीकल्चर है, नॉट इनकम टैक्स, मतलब नॉट लेवल इनकम टैक्स। सही कह रहा है, सही कह रहा है। क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम, और जब भी होगी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). क्लियर? ओके, दो हो गए। ये बताओ कब आया था? नवंबर 19। 4 मार्क्स। पानी लीक कर रहा है इससे। खैर करें, ये थोड़ा याद कराता हूं। शेयर्स इशूड बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, या कह लो प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7(b). याद करो, इसमें पहले हम देखते थे कि सेक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा। सेक्शन एप्लीकेबल तब होता था अगर प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करती थी एट अ प्रीमियम। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू है ही नहीं तो सेक्शन लगेगा ही नहीं। यानी एप्लीकेबिलिटी क्या बोलते हैं, जब प्रीमियम पे होता है। क्योंकि ये माना जाता है भाई प्राइवेट कंपनी घर घर की कंपनी है, क्यों इशू कर रहा है प्रीमियम पे? पार पे दो, घर पे कौन महंगा इशू करता है शेयर। पर अगर प्रीमियम पे इशू हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेबल हो गया सेक्शन। पर टैक्सेबिलिटी कब आती थी? अगर मार्केट प्राइस से ज्यादा पे दे दिया होगा तो। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फेस वैल्यू से देखते हैं इशू प्राइस को। क्या इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है, मतलब क्या प्रीमियम पे? अगर हां तो आगे पढ़ो, वरना आगे पढ़ो ही मत। और एक बार देख लिया एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब प्रीमियम पे है, फिर फेस वैल्यू काट दो। अब देखते हैं इशू प्राइस को मार्केट प्राइस से। मार्केट से सस्ते में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट से महंगा दिया है, तो जितना महंगा वो बन गई इनकम। पॉइंट समझ आ गया? पहले कंपेयर होता है एफवी फेस वैल्यू, इशू प्राइस, फेस वैल्यू बाहर, अब फिर इशू प्राइस, मार्केट प्राइस। आओ देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, कितने शेयर इशू करें हैं? 1 लाख। फेस वैल्यू 100। ओके, मार्केट में कितने का चल रहा है शेयर? 85। ये हो गया मार्केट प्राइस। फेस वैल्यू 100 रुपए की है, मार्केट प्राइस 85 का है। कह रहा है सबसे अच्छा रुको, किस पे इशू करें हैं? पार। सेशन लगेगा? लगेगा ही नहीं। टैक्स इंप्लीकेशन? नो इंप्लीकेशन, क्योंकि पार पे इशू हुआ, सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं हुआ। पॉइंट समझ आ गया? 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7(b) एप्लीकेबल कब होता है? जब इशू होते हैं प्रीमियम पे। पॉइंट क्लियर है? एकता पक्का ना? ठीक है। क्या तुम्हारा आंसर बदलेगा अगर शेयर 105 के इशू हो गए होते? हाँ, क्योंकि क्या हो जाता प्रीमियम पे। 1 मिनट, प्रीमियम पे इशू हुआ, सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अब काट दो फेस वैल्यू को। अब बताओ मार्केट में कितने का चल रहा था? 85। कितने का दिया? 105। कितना महंगा? 20 रुपए। कितने शेयर हैं? 1 लाख। कितनी इनकम आ गई? 20 लाख। समझ आ गया? सेकेंड। थर्ड केस, क्या आंसर बदलेगा अगर 105 के इशू होते? हाँ, पर एफएमवी चल रहा है 120, मार्केट में 120 का है और तुम्हें 105 का इशू हो गया, सस्ता हो गया, टैक्सेबिलिटी नहीं हुई। पक्का क्लियर पॉइंट? देखो नवंबर 19, 5 साल हो चुके हैं, एग्जाम में आए हुए, ऑलमोस्ट आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ना बहुत छोटा सा पॉइंट है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं? जैसे पहला केस है, बच्चे देखते हैं अरे 85 का चल रहा था मार्केट में, 100 का इशू कर दिया, टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी, पार पे दिए। थर्ड केस में बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार प्रीमियम पे इशू किया है पर मार्केट से सस्ता किया है, तब भी नहीं होगा। यानी सेक्शन को पढ़ने के 2 वेज हैं, पहले देखो एप्लीकेबिलिटी, फिर देखो टैक्सेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी कब होती है? जब प्रीमियम इशू होता है, और टैक्सेबिलिटी कब होती है? जब मार्केट प्राइस से ज्यादा पे होता है। वेरी गुड, क्लियर है पॉइंट ये? चलो ये बताओ कब आया था जी? हरी जी कब आए थे? जैनिक किस में आए थे? अभी कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। पता है अदर सोर्सेज बहुत छोटा चैप्टर है और इजी स्कोरिंग है। इस बार ध्यान रखना, इसमें अमेंडमेंट थी प्रीमियम वाली, लाइफ इंश्योरेंस 10% और 5 लाख। ध्यान से बेटा करके ध्यान। चलो ओके, चलो इंटरेस्ट ऑन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। पहली बात तो भाई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट जितना भी इंटरेस्ट मिलता है सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहती है बाहर के बंदे पैसे रखो ना यहाँ पे, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। पता है आपको फॉरेन बैंक में इंटरेस्ट नहीं मिलता,
अगर आप फॉरेन कंट्री पैसे रखते हो इंटरेस्ट ना के बराबर होता है वहां पे, क्योंकि वहां लोन पे भी इंटरेस्ट नहीं होता, ना के बराबर होता है। अब फॉरेनर्स अपना पैसा इंडिया में रखना चाहते हैं, भाई इंटरेस्ट कमाएंगे, अगर हमने टैक्स लगा दिया वो कहेंगे क्या फायदा हुआ भाई, बाहर रख लेते पैसा हम लोग। तो गवर्नमेंट ने बोला तुम रखो ना पैसा यहाँ पे, हम तुम्हें इंटरेस्ट देंगे टैक्स फ्री। उनको क्या फायदा हो गया, इंटरेस्ट मिल गया, हमें क्या फायदा हुआ, फॉरेन करेंसी पड़ी हमारे पास, दोनों फायदे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में जितना पैसा रखोगे सारा का सारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। अगर वही पैसा यहां पे आके रख दे सेविंग्स अकाउंट के अंदर तो फिर टैक्सेबल है। हाँ, फिर उससे क्या मिलेगा, 10,000 का एग्जेम्पशन, 80 TTA। रुको यही मुझे बताओ, नॉन रेजिडेंट है, 84 इयर्स का है, इंडिया आया से एफडी के अंदर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट कमा लिया, एक टीटीबी मिल जाएगा, सिर्फ रेजिडेंट को मिलता है टीटीबी। टीटीए मिल जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा, एफडी का इंटरेस्ट है, टीटीए सेविंग्स पे होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अच्छा, हरी भाई साहब ने सेविंग्स का इंटरेस्ट कमाया 8,000, टैक्सेबल, पर क्या मिल जाएगा, टीटीए, पर पहले तो टैक्सेबल करेंगे ना, हाँ ठीक है। एफडी का इंटरेस्ट कमाया 40,000, फुली टैक्सेबल, टीटीबी मिलेगा इसको, क्यों, रेजिडेंट तो है पर 60 से कम है, वेरी गुड। बस क्या है भाई साहब बताओ कितनी लायबिलिटी है और क्या मुझे भरना है, आईटीआर देख लेते हैं। 350 टैक्सेबल ही नहीं हुआ, 48,000 की इनकम भाई साहब की, जिसमें 8,000 क्या मिल गया, टीटीए, इनकम रह गई 40,000 रुपए की, खत्म भाई साहब। चले पे क्या टैक्स आएगा, नो टैक्स, खत्म। चले आगे, अगला देखो कब आए, आई थिंक ये क्वेश्चन कैप गेम्स से लिया है मैंने, देखना एक बार कैपिटल गेम्स में जाओ उसके अंदर में, और क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वहां का 7 है क्या ये, कैपिटल गेम्स के अंदर का क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक वो है ये, देखना है वो वही है ना, हाँ पेज नंबर, सॉरी ईयर नंबर 18 कौन सा, नवंबर 18, 6 मार्क्स। हाँ चलो मैं कराता हूँ आपको ये क्वेश्चन कैप गेम्स के अंदर का, एक बार यहाँ यूज होगा ये, देखो आओ समझते हैं अच्छे से इसको। निकाल लिया क्वेश्चन आप लोगों ने, मंदिर गए हो, मंदिर गए थे, हैप्पी शिवरात्रि, सबको हैप्पी शिवरात्रि, बोल ही नहीं रहा कोई, ये नहीं बोल सकता कुशाल, मान सकता हूं मैं, पर बाकी तो बोलो यार, कुशाल मंदिर गया था, ऑफ कोर्स नहा के आया था वो, तेरे तेरे नहीं है, डेली नहा के आता है ना कुशाल, देखा कॉन्फिडेंस से बोलते भाई। नाइस पजामास। चलो, सुब्रमणि ने प्लॉट बेचा, रुको प्लॉट बेचा किसको, विमला को। पहली बात सुब्रमणि क्या बेच रहा है, प्लॉट। याद करो प्लॉट अगर मैं बेचता हूं क्या मैं एग्जेम्पशन 54 क्लेम कर सकता हूं, 54 क्लेम कर सकता हूं कुशाल, प्लॉट बेचा है सेक्शन 54 क्लेम हो जाएगा, नहीं होगा, वो घर के बदले घर है, ये प्लॉट बेचा है, 54B मिल जाएगा, नहीं वो एग्रीकल्चर लैंड होता है, 54D फैक्ट्री होता है, EC हाँ लैंड बिल्डिंग और बोथ, प्लॉट है बेटा, प्लॉट, प्लॉट जिसपे घर बनता है, प्लॉट भाई, वो प्लॉट घर बनाने के लिए है, कोई प्लॉट फैक्ट्री का होता है। हाँ अभी हितेश आएगा तो बताएगा प्लॉट क्या होता है उसका काम ही वही है। हाँ तो इसे क्या मिल सकता है, 54 EC, EE या F, 3 मिल सकते हैं इसको। खैर चलो, कितने का बेचा भाई साहब ने, कितने का बेचा है, 45 लाख का। चलो वैल्यूएशन एसडीवी कितनी है, 53, 1 मिनट, क्या कंसीडरेशन का 110% करो जरा एक बार, 45 लाख का 110% कितना होता है, 49.5 लाख। एसडीवी उसके ऊपर है, उसके ऊपर है, यानी सुब्रमणि जब कैपिटल गेन निकालेगा एफवीओसी क्या बनाएगा, 53 लाख अंडर सेक्शन 50C, कोई दिक्कत नहीं है। उसके हाथ में हो गया टैक्स इंप्लीकेशन, हमें वही निकालने थे, टैक्स इंप्लीकेशन क्या हो गया भाई साहब का, एफवीओसी कितने का बन जाएगा, 53 लाख का, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब आ जाओ विमला के ऊपर। विमला को 53 लाख की चीज कितने की मिल चुकी है, 45 लाख की। 1 मिनट यहां देखो जरा एक बार, एसडीवी कितना था
53 lakhs। कितने की मिल गई विमला को? 45 lakhs। कितना सस्ता मिल गया? 8 लाख। गिफ्ट चेक करना पड़ेगा। गिफ्ट का प्रोविजन क्या बोलता है? या तो 50,000 या कितना पे किया इसने? 45 lakhs का 10%, 4.5 लाख। विच एवर इज हायर? 4.5 लाख। मैडम का डिफरेंस तो इससे ऊपर है, तो मैडम के हाथ में कितना बन गया गिफ्ट? 8 लाख। समझ आया? आ जाओ वापस। अभी तक क्या देखा? सुब्रमणी भाई साहब के लिए कैप गेंस निकालते एफईओसी बन गई 53 लाख, और विमला के हाथ में गिफ्ट बन गया 8 लाख। अब रुको ध्यान से। अब विमला गवर्नमेंट से बोल रही, देखो गवर्नमेंट, मैंने सुब्रमणी को 45 लाख पे किए और आपको मैंने 8 लाख पे गिफ्ट का टैक्स पे कर दिया, यानी मेरे को घर अब 45 का नहीं पड़ा, कितने का पड़ चुका है? 53 लाख का। यह बात समझ आ रही है आपको? कब मिला था खैर इसको? 12/5/23 को। इसने क्या किया विमला ने? पदमाजा, कैसे कैसे नाम है, 21/3/24 को ही बेच दिया। 1 मिनट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। इमूवेबल लॉन्ग टर्म कब होता है? 2 साल के बाद। कितने का बेचा? 55 लाख का। पर एसडीवी 53 लाख सी है, क्या दिक्कत है? हमें तो हायर वैल्यू चाहिए। खुद ज्यादा बोल रहा है। 1 मिनट, 55 लाख एफईओसी, कॉस्ट कितना मानोगे? 40 में 53, 53, शॉर्ट टर्म गेन्स 2 लाख। खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पॉइंट समझ आ गया अच्छे से आप लोगों को? पक्का? इसका आंसर पढ़ लेना कैसे लिखा है, और आपको ऐसे ही लिख के आना है इसका आंसर। पक्का पॉइंट क्लियर है ना? जब भी क्वेश्चन आए ना जिसमें एसडीवी वाला पॉइंट हो कि एसडीवी से सस्ते में आप बेच रहे हो, तो याद रखना देने वाले के लिए 50C लग जाएगा और लेने वाले के लिए गिफ्ट बन जाएगा। दोनों बातें याद रखना हमेशा ये पॉइंट। अगर ये रिलेटिव होते आपस में, रिश्तेदार होते, तो कैप गेन्स तो वैसे निकालते, बस गिफ्ट नहीं बनता उसके हाथ में क्योंकि रिलेटिव से मिल जाता। शादी पे देता तो भी से। हो गया क्वेश्चन, इतना ही है। और है क्वेश्चन कोई डिफरेंस या कोई है? बता दूं तो कोई करने वाला है? कोई क्वेश्चन क्या लग रहा है करने वाला? बता दो मुझे, कोई कराना चाहते हो तो मैं करा देता हूं। अब एक बार गो थ्रू कर लो अदर सोर्स के साथ। क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन तो कराना है, कैप गेन्स में छोड़ा था मैंने, वो तो कराऊंगा। अदर सोर्स का देख लो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो पूछ लो मेरे से आप लोग, मैं करा देता हूं। चलो आगे देखो, कुछ क्वेश्चन बता दूं मैं जल्दी से आपको। अच्छा जरा ये देखना एक बार, किसी ने किसी को कार गिफ्ट कर दी। कार चाहे कितने की टैक्सेबल होती है? एस प्रॉपर्टी नहीं है, याद है? कार, कपड़े, घड़ी, ये तो प्रॉपर्टी नहीं होते, जड़ पास होना चाहिए। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, कल्चर, वर्क ऑफ आर्ट। अलग से इसमें क्या क्या आ गया आपके? शेयर्स, डिबेंचर और वीडीएस, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जो गिफ्ट है। हाँ जी, अच्छा ये हो गया, ठीक है। याद है क्वेश्चन ये? कहीं डिजास्टर आया था और किसी यात्रा फाउंडेशन ने आपको पैसे दिए, वो टैक्सेबल है। कोई लोकल अथॉरिटी देती तो एग्जेम्प्ट होता। ठीक है, ये बताना 51,000 कैश मिला है अपनी बहन से जो यूएसए में रहती है, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट क्यों? रिलेटिव है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। डीम्ड डिविडेंड 222E। ई याद करो, ई क्या बोलता था? जितना कंपनी की बैलेंस शीट में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, मतलब जनरल रिजर्व बने हुए हैं, यानी उतना पैसा कंपनी ने आज तक कमाया है। कंपनी का पैसा किसका होता है? शेयर होल्डर्स का। अब उनको पता है पैसा अगर बांटेंगे ना शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर के हाथ में क्या बन जाएगा? डिविडेंड। और इशू पता है क्या है? कंपनी अगर किसी को सैलरी पे करे, कंपनी खर्चा डेबिट करेगी, सामने वाला अपनी इनकम दिखाएगा, पर डिविडेंड तो खर्चा होता ही नहीं है। कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, कोई खर्चा नहीं हो रहा है, पर जिसको डिविडेंड मिल रहा है उनके हाथ में टैक्सेबल हो रहा है। तो इसका लूपहोल लोगों ने क्या निकालने का ट्राई किया था कि जितने प्रॉफिट्स पड़े हैं कंपनी पे उस पे काम करते हैं। एक कार खरीदते हैं कंपनी के नाम पे, एसेट खरीदा, शेयर होल्डर को एसेट दे दिया, हमने उसको क्या मान लिया? डिविडेंड। 222A, एनी एसेट गिवन
टू अ शेयर होल्डर अप टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। 222 बी क्या था, आपने डिबेंचर या बॉन्ड्स दे दिए। 222 सी को एसेट दिया लिक्विडेशन के टाइम पे। 222 डी आपने फेस वैल्यू कम कर दी शेयर्स की। 222 ई लोन्स। ई बहुत खतरनाक था। ई बोलता था आप अपने शेयर होल्डर को लोन भी दोगे ना अगर, और जितने आपके पास प्रॉफिट्स हैं हम उस लोन को भी शेयर होल्डर के हाथ में क्या मान लेंगे, डीम्ड डिविडेंड। पर एक कंडीशन थी वो शेयर होल्डर ऐसा होना चाहिए जिसके पास आपके कम से कम 10% के शेयर्स हों, और ये पब्लिक कंपनी ना हो, एंड इस कंपनी का काम लोन देने का ना हो। 3 पॉइंट्स, कंपनी का काम लोन देने का ना हो, प्राइवेट कंपनी हो जिसे हम कहते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी हो, या कह सकते हैं ऐसी कंपनी जहां पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, एंड वो शेयर होल्डर आपका कम से कम 10% का शेयर होल्डर हो। सब हिट हो गया, फिर जितना आपके पास प्रॉफिट्स हैं वहां तक लोन दिया गया, उसके हाथ में क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। लोगों ने और दिमाग चलाया, लोगों ने बोला कोई बात नहीं, मेरे पास कंपनी के 15% शेयर है ना, मैं काम करता हूं अपनी नाम की एक पार्टनरशिप फर्म खोलता हूं। अगर किसी और कंसर्न में जैसे फर्म हो गया, एचयूएफ हो गया, एओपी हो गया, वहां मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मतलब 20% होल्डिंग मेरी वहां पे है। अब चेंज समझना, जो कंपनी मुझे लोन दे रही है वहां 10%, मेरा कहीं और 20। अगर ये चेन बन गई, फिर अगर ये कंपनी वहां भी लोन देगी तब भी मेरे हाथ में बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। हिट पॉइंट हिट कब होगा, मेरा कंपनी में 10, कहीं और मेरा 20। राकेश का 15% होल्डिंग कहां पे है, आरएसएल प्राइवेट लिमिटेड। नाम से बता दिया प्राइवेट लिमिटेड है। क्या 10 से ऊपर की होल्डिंग है, हां। और राकेश का किसी फर्म में 50% का शेयर है, 20 से ऊपर है, हां। चेन बन रही। कंपनी के पास कितने प्रॉफिट्स हैं, 20 लाख। अब उस फर्म ने लोन लिया है कितने का, 25 लाख का। ओके, चेन बन चुकी थी। राकेश के हाथ में माना जाएगा डीम्ड डिविडेंड। 25 लाख का कि 20 लाख का, 20 लाख का। उतनी तो प्रॉफिट है कंपनी के पास। कितना आंसर आएगा, 20 लाख। अंडर सेक्शन 222 ई। मेरी बुक में भी क्वेश्चन था वाला, तो समझ आ गया अच्छे से, पक्का क्लियर है। हिट वही करेगा जितने प्रॉफिट कंपनी के पास, उसके बाद वहां में होल्डिंग 10%, कहीं और 20। ठीक, ओके, ठीक है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, चल सकते हैं आगे। वो कराऊं, मेन क्वेश्चन तो कराना है हमको आज। अच्छा, कैपिटल गेन्स का स्कैनर कहां है, ये रहा। आ जाओ, निकाल लो कैपिटल गेन्स का आज तक का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। बता देना कब आया है, मई 22, मई 22। कितने मार्क्स, 8 मार्क्स। चलो आ जाओ। चलो मुझे देखो एक बार, मुझे ना एक बार गिफ्ट याद कराओ। गिफ्ट हमने अभी तक 2 जगह टैक्सेबिलिटी पढ़ी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली सैलरी में, जहां लिमिट थी 5000 की, और 5000 से ऊपर हमने फुली टैक्सेबल किया था, पर नोट डाल के लिखा था ऑन द अदर हैंड 5000 का एग्जम्पशन दे सकते हैं। और कोई इंसान मुझे गिफ्ट करेगा तो लिमिट 50,000 की थी। 3 स्लैब्स थे, मनी का 50, मूवेबल इमूवेबल। एग्जम्पशंस क्या थी, शादी पे, रिलेटिव वगैरह से। ठीक है, अब सुनो तीसरा कैटेगरी ऑफ गिफ्ट। मेरा काम है पानी की बोतल बना के बेचना, तो ये मेरा गुड्स हो गया, यानी मेरा स्टॉक इन ट्रेड हो गया। अब हुआ क्या, मेरे को ये बोतल मैं खरीदता हूं 8 रुपए की, बेचता हूं 10 रुपए की। कितने की खरीदता हूं, 8 की। कितने की बेचता हूं, 10 की। मेरे बर्थडे पे अपूर्व ने मुझे 1000 बोतल दे दी, गिफ्ट कर दी कि बेच लेना इसको। 1000 इंटू 8 रुपए बच गए मेरे। 1000 इंटू 8 कितना हुआ, 80,000। ये मेरा फायदा हुआ ना, 8 हुआ। चलो 10,000 कर दिए, 10,000। 10 से बॉटल गिफ्ट कर दी इसने मुझे। 10,000 इंटू 8 कितना हो गया, 80,000। क्या मेरा फायदा 80,000 का हुआ, हुआ ना। मैं खरीद के लाता 80,000 की, फ्री मिल गई मेरे हाथ में। गिफ्ट बना, नहीं बना। भाई ने मुझे 10,000 बोतल गिफ्ट कर दी, 8 रुपए की एक थी, 80,000 टोटल हो गया। मेरे हाथ में गिफ्ट बना कि नहीं बना, बोलो।
बोल ही नहीं रहे हो। हाँ बनेगा, शादी में नहीं, बर्थडे पे दिया है भाई, बर्थडे पे दिया है, बनेगा। आंसर है नहीं बनेगा, ये प्रॉपर्टी नहीं है, पानी है। जड़ पास कहां है ये, जड़ पास कहां है ये, नहीं बनेगा। समझ आया, सुन ही नहीं रहे हो यार, समझ आया क्यों नहीं बनेगा। मैं ज्वेलरी शॉप चलाता हूं, तो मेरा स्टॉक इन ट्रेड क्या होगा, गोल्ड डायमंड वगैरह। अब अपूर्व ने मेरे बर्थडे पे मुझे 1 लाख की ज्वेलरी गिफ्ट कर दी, अब बताओ मेरे लिए क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड है मेरा, वो मेरे पीजीपी में आएगा। मैं ये दिखाऊंगा मेरे पीजीपी में उसकी कॉस्ट प्राइस है 0, और जितने का भी बेचूंगा मैं, डिफरेंस मेरा प्रॉफिट हो गया। बात तो वही है ना, गिफ्ट मानता तो अभी इनकम बन जाती, बस इनकम की टैक्सेबिलिटी डिले हो गई है, क्योंकि अगर 1 लाख की चीज फ्री मिल गई, कॉस्ट प्राइस 0 हो गया। अगर 1 लाख के भी बेचता हूं, पूरा 1 लाख क्या हो जाएगा, टैक्स। यानी गिफ्ट के थर्ड पॉइंट गिफ्ट का क्या हो गया, अगर आपको जो आपका स्टॉक इन ट्रेड है कोई आपको दे रहा है, तो उसको आप गिफ्ट नहीं मानोगे, इसे क्या मानोगे, पीजीबीपी। पर ये टैक्सेबल मिलने टाइम पे नहीं होगा, जब बेचोगे तब होगा। समझ आ गया पॉइंट अच्छे से। पानी वाला क्यों नहीं था, वो प्रॉपर्टी ही नहीं था। पर पता है स्टॉक तो है मेरा, जब बॉटल बेचूंगा तब टैक्स बन जाएगा इसके ऊपर भी, पीजीबीपी के अंदर। ये पॉइंट समझ आया, सबको क्लियर है। हेलो हाय आकाश। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। ललित क्या करता है, ब्रोकर है शेयर्स का। भाई का स्टॉक इन ट्रेड क्या है, शेयर्स। वेरी गुड, भाई का स्टॉक इन ट्रेड क्या है, शेयर्स। अब मुझे बताओ मेरा काम क्या है, मैं क्या करता हूं, टीचिंग या प्रैक्टिस। मुझे कोई शेयर गिफ्ट करेगा, मेरी इनकम कहां जाएगी, अदर सोर्सेज में। इसे कोई शेयर देगा, स्टॉक इन ट्रेड, जब मिलेगा तब टैक्सेबल नहीं, जब बेचेगा तब टैक्सेबल। ठीक है, आ जाओ पहले इसकी निकालते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अदर सोर्स की इनकम, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, भाई साहब को शादी की एनिवर्सरी पे 5 लाख की कार गिफ्ट कर दी सुनील ने, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं होती है। एग्जाम में पता क्या होता है, दिमाग चलता है, शादी एनिवर्सरी बोला है, क्वेश्चन कंफ्यूज करना चाहता है, उसे लगता है कि एनिवर्सरी को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, ये टैक्सेबल होगा, वहां जाना ही नहीं है। क्या मिला है, कार, प्रॉपर्टी नहीं है, सीधा ऐसा हटाओ, कुछ नहीं होगा। ओके, कैश गिफ्ट मिला 21,000 ईच फ्रॉम 4 फ्रेंड्स। मुझे तो बॉटल लाके दे देते हैं फ्रेंड्स एनिवर्सरी के नाम पे, 21,000 गिफ्ट। लक्ष्य दोस्त बनेगा मेरा, 21,000 कैश, 4 दोस्त मिल गए। हाँ तो तेरा चौथा करा देंगे। बताओ क्या होगा इसका, क्लब हो जाएगा, कितना टैक्सेबल होगा, फुल कितना हो गया, 84,000। सर किसी ने 50 क्रॉस नहीं किया, हाँ नहीं किया, पर गिफ्ट देने वाले की नहीं, लेने वाले की इनकम होती है। 21, 21, 21, 21, 84,000 ललित के हाथ में क्या हो गया, टैक्सेबल। पक्का क्लियर है, लिखते चलो कहीं पे, अदर सोर्सेज के एक पॉइंट में आ चुका है इनकम 84,000, लिखते हुए चलो, बाद में भूल जाओगे, लिखते हुए चलो, कितना हो गया, 84,000। पहले बार क्यों होता है एग्जेम्प्ट, कार्य, ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन में मुझे बताओ, अगर होता 2 दोस्तों ने 21, 21 कैश दिया होता और बाकी 2 दोस्तों ने 21, 21 की ज्वेलरी दी होती, तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मूवेबल 50 क्रॉस नहीं हुआ, मनी 50 क्रॉस नहीं हुआ, बच जाता। ठीक है, आ जाओ। लैंड एट जयपुर, ओके ओके, कब मिला है इसको, 1 जुलाई। जमीन प्रॉपर्टी गिफ्ट मिल रही है इसको, क्या बात है। इसका फ्रेंड कोबरा, हम बोलेंगे कोबरा, कोबरा इसे क्या दे रहा है, जमीन गिफ्ट दे रहा है। गिफ्ट दे रहा है मतलब कितने रुपए लिए होंगे, 0। उस दिन कितने की चल रही है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, 6 लाख। 6 लाख की चीज फ्री मिल गई, कितना टैक्सेबल हो गया, 6 लाख, पक्का। अब एक कोबरा ने कितने का भेजा, हमको क्या फर्क पड़ता है, वो तो कोबरा के गेन के ऊपर होगा ना, कोबरा ने क्या करा, मुझे कितने का पड़ा है, मुझे 0 का पड़ा है, था कितने का, 6, मेरी इनकम 6 लाख। देख लो मेरा गिफ्ट हो चुका है कैश वाला 84,000 और लैंड हो चुका है 6 लाख। कोई दिक्कत यहां तक, चलूं आगे। ओके, ललित भाई साहब ने अपने अभिषेक नाम के दोस्त, वो भी क्या करता है, डीलर,
शेयर्स का। एक मिनट, ये भी डीलर था, ललित भी डीलर था और अभिषेक भी डीलर है। ये भी शेयर्स का, वो भी शेयर्स का, इसका भी स्टॉक, उसका भी स्टॉक। 1000, ये डॉट नहीं है, डॉट नहीं कॉमा है, 1000 शेयर एबीसी लिमिटेड के, जो कितने के हैं, सॉरी इससे कितने के लिए, 400 के। मार्केट में कितने के थे, 600। एक मिनट, एक शेयर पे कितना फायदा हुआ, 200 इंटू 1000 करना, 2 लाख का। पता है अगर ये डीलर ना होता, इसके हाथ में 2 लाख का गिफ्ट बन जाता। सस्ते में दिया, पर क्योंकि ये डीलर है इसके हाथ में गिफ्ट नहीं बनेगा और अभी टैक्सेबल भी नहीं होगा। भाई साहब ने कब बेचा है, 23 जून 23 को, तब टैक्सेबल होगा। पर हमें बताया कितने का बेचा है, अधूरी इंफॉर्मेशन, नहीं पता सेल प्राइस। कहां से गिफ्ट निकालूं मैं, कहां से इनकम निकालूं मैं। हम इसकी कॉस्ट कितनी मानते, 400। अगर 700 का बेच रहा होता तो 300 का प्रॉफिट हो जाता है इसको, पर मुझे प्राइस ही नहीं पता, तो मैं कहां से निकालूं पीजीबीपी। तो हम ये लिख के आएंगे इसमें, दिस इनकम विल गेट टैक्सेबल इन पीजीबीपी बट वी कैन नॉट कैलकुलेट बिकॉज वी डोंट हैव द सेल प्राइस। पर अदर सोर्स में नहीं आ सकता, क्यों, स्टॉक इन ट्रेड है। पॉइंट समझ आया, नहीं आया? नहीं, 23-24 का है। हाँ तो आगे के भाई वैसे भी सेल प्राइस नहीं हमारे पास, सेल प्राइस होगी तो निकाल पाऊंगा ना क्वेश्चन में। तो अगर सेल प्राइस दिया होता हम निकाल लेते इनकम पीजीबीपी की, नहीं तो हम लिख के आ जाएंगे ये गिफ्ट तो नहीं बन सकता क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड है, पर टैक्सेबिलिटी कब होगी इसकी, जब शेयर बेचेगा। कहां होगी, पीजीबीपी में। यहां तक समझ आ रहा है आपको? अभी तक इसकी कितनी इनकम बन चुकी है, 2 सोर्सेस की, 6,84,000। पक्का सबको क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। फर्दर ऑन 1 नवंबर 23, एक सेकेंड, हाँ, ललित को क्या मिला है, पोजेशन ऑफ हिज रेजिडेंशियल हाउस। इसने बुक किया था 2 साल पहले, कितने का, भाई ने बोला था मुझे 20 लाख का घर खरीदना है। जब इसे घर मिला उस दिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 32 लाख। जब इसने बुक किया था कितनी थी, 24। एक मिनट, स्टैंप ड्यूटी कब की लेते हैं, बुकिंग की, रजिस्ट्री की? स्टैंप ड्यूटी कब की देखते हैं, बुकिंग, रजिस्ट्री की। सर बुकिंग की देख सकते हैं अगर बुकिंग तक आपने कम से कम 1 रुपी अकाउंट पे चेक या ऑनलाइन मोड से दिया हो जो प्रूफ हो कि आपने बुकिंग करी थी। कह रहा है 1 लाख दिया था अकाउंट पे चेक से बुकिंग के नाम पे, तो स्टैंप ड्यूटी कितनी रहेगी, 32 की 24। एक मिनट रुक जाओ, ये बेच रहा है कि इसको मिला है, मिला है। 24 लाख की चीज कितने की मिल गई, 20 लाख की। गिफ्ट की ओर जा रहा है दोबारा क्वेश्चन, पर एकदम मत कर देना। डिफरेंस कितना हुआ, 4 लाख का। और लिमिट निकालते हैं, 50,000 या जो इसने पे किया 20 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख। विच एवर इज हायर, 2 लाख। क्या इसका डिफरेंस 2 लाख से ऊपर का है, हाँ, तो इसके हाथ में क्या बन गया, गिफ्ट, 4 लाख का। समझ रहा है कैसे घुमा रहा क्वेश्चन आपको यहां। तो भाई साहब का अदर सोर्स कितना बन चुका है, पहले 6 हुआ था, 10,84,000। समझ आ रहा है यहां तक सबको, ये पॉइंट क्लियर है एक था आपको, पक्का सबको क्लियर है ना राहुल? आगे चलते हैं, कितना गिफ्ट मिला इसको, ही रिसीव्ड अ शॉप, भाई को दुकान भी मिल गई जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितने की है, 1.5 लाख। और कैश कितना मिला है, 50। क्या शॉप एसेट होता है, शॉप एसेट होता है, ऑफ कोर्स एसेट होता है, एसेट तो है। मैं कब बोल रहा हूं कि स्टॉक इन ट्रेड है, एसेट तो है। क्या कैश भी एसेट है, एसेट ही तो है भाई। या तुम सीए कर रहे हो ना, चल रक्षक को नहीं पता होगा, मान लिया, तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, शॉप और कैश दोनों एसेट है। भाई साहब को कितना क्या एसेट मिला है, 2 लाख के मिले हैं पक्का। इन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, 222C। लिक्विडेशन के टाइम पे अगर एसेट बांटे जाते हैं तो इट कैन बिकम डीम्ड डिविडेंड अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। भाई को कितने का मिला है एसेट्स, 2 लाख के। बैलेंस कितना है रिजर्व में, 1,25,000। तो इसके हाथ में कितना बना होगा डिविडेंड, 1,25,000 का। पॉइंट समझ आ गया, जोड़ दो जो भी आया था उसमें 1,25।
कितना होगा 12 लाख 9,000। आगे आओ, इसने प्लॉट को बेचा है तो चलो कैप गेन से होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। अदर सोर्स कितना टोटल आपका 12 लाख, और मैच करते हैं अदर सोर्सेस 12 लाख 9,000। अभी तक कोई दिक्कत? अब निकाल लेते हैं कैपिटल गेन्स। आओ भाई, कैपिटल गेन पे अभी तक कह रहा है इसने क्या करा है, 1 मार्च 24 को वो जयपुर वाला प्लॉट बेच दिया, कितने का 8 का। एक मिनट को मिला कब था इसको, 1 जुलाई 23। शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, 1 मिनट रुक जाओ, इसे कितने का मिला था 0 का, पर हमने गिफ्ट मान लिया 6 लाख का, तो उसका कॉस्ट क्या हो गया 6 लाख। कितने का बेचा है 8 लाख, शॉर्ट टर्म गेन 2 लाख। समझ आ रहा है, शॉर्ट टर्म गेन 2 लाख। पक्का क्लियर है? अब सुनो बहुत अच्छा पॉइंट, मुझे एक बार आओ दोबारा लिक्विडेशन के ऊपर। एक इंसान कंपनी में क्या क्या पैसे लगाता है, शेयर्स खरीदता है, वो उसका कॉस्ट हुआ। उसको जो प्रॉफिट कमाया जाता है और उसको नहीं मिल रहा, वो रिजर्व्स में है, पर है तो इसी का पैसा। हमारे पास इसकी शेयर होल्डिंग नहीं है, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वहां देख के ये पता लग रहा है कि इसका कंपनी में जो स्टेक लगा हुआ था वो लगा हुआ था 1,25,000 का। कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, तो इसको जो पैसा मिला वो कितना मिला इसको 2 लाख। 2 लाख मिला, 2 लाख इसको रिसीव हो रहा है अपने शेयर्स के बदले, उसमें से 1,25,000 तो बन चुका है डिविडेंड। कितना बच चुका है 75। अगर ये शेयर होल्डर ना होता इसको मिलता पैसा नहीं, यानी इसके पास शेयर्स थे कंपनी के, शेयर के बदले पैसा, शेयर एक कैपिटल एसेट होता है, उसके बदले जो पैसा मिला इसके हाथ में क्या है, ये कैपिटल गेन्स। पूरा 2 लाख का नहीं, क्योंकि 125 जा चुका है डिविडेंड के अंदर, बैलेंस कहां पे आएगा कैपिटल गेन्स, कितने का 75,000 का। ये पॉइंट समझ आया? इसके पास कंपनी के शेयर थे और कंपनी ने कितना पैसा कमा रखा था 1,25,000। हमें शेयर्स नहीं पता कितने के, हम 0 मान लेते हैं, यानी इसके पास कंपनी से 125 लेने का हक है। कंपनी ने 2 लाख का सामान दे दिया इसको, जितने प्रॉफिट से वो तो बन गया इसके हाथ में डिविडेंड, जितना मिलना था मिल चुका है इसको 1,25। ओवर एंड अबव कितना और कमा लिया इसने 75,000, वो क्या इसके हाथ में कैपिटल, यानी कि जितना आपके हक से ऊपर आपको मिल रहा है, कॉस्ट से ऊपर, वो क्या है आपके लिए कैपिटल गेन्स। कितना 75,000। क्या ये समझ आया लक्ष्य? सबको समझ आ गया पॉइंट ये? तो टोटल कितना कैपिटल गेन्स हो गया इसका 2,75,000। अदर सोर्स आपने निकाल लिया था 12,9, दोनों को जोड़ो आपका आंसर आ गया, जो भी आ रहा है। समझ आया क्वेश्चन? सर इसने यहां पे हमको ये क्यों दे रखा है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कंफ्यूज करने के लिए। पता है इसने क्यों दिया 2002-3 का यस का? क्योंकि कोबरा ने वो जमीन खरीदी थी 2 लाख की, कोबरा का गेन निकालने को बोलता ना तो हम करते, वो हमें तो निकालने नहीं कोबरा गेन। अबे कोबरा को तो 6 लाख मानना पड़ेगा ना सेल प्राइस, 50 लग जाए कोबरा के ऊपर, तो कोबरा ने 0 का बेचा, पर एफयूसी का बन जाता 6 लाख, 2 लाख का करते इंडेक्सेशन और निकालते, पर कोबरा गेन निकालना ही नहीं हमको यहाँ पे क्वेश्चन। पॉइंट समझ आ गया? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो एक बार कॉपी में, एक बार अभी खत्म स्कैनर। नेक्स्ट क्लास में करेंगे पीजीबीपी का स्कैनर। नेक्स्ट दिन का शेड्यूल क्या है, मंडे पीजीबीपी, वेडनेसडे डिडक्शंस और फ्राइडे टोटलिंग। फिर हमारा खत्म इनकम टैक्स सारा मोटा मोटा। पॉइंट समझ आ गया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो वालों ये पीडीएफ चाहिए हो या फिर कोई डाउट्स हो, प्लीज मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है, चलो बाय बाय।